65-35 पे है, कोई 72-28 पे होगा, कोई 24-76 पे होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, एकदम बुरे हैं, ये ड्रामा नहीं करना है। क्या बोलना है? मुझे मोदी जी की ये पॉलिसीज बहुत अच्छी लगती हैं, ये ठीक लगती हैं, ये और ये ठीक नहीं लगती हैं। एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करेंगे हम, क्यों एक बहे हुए व्यक्ति की तरह बात करेंगे उछल कूद के? और मोदी जी क्यों, कोई भी नेता हो, आप किसी एक व्यक्ति के अलग अलग पक्षों को अलग अलग स्तर पर देखने समझने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों उसके बारे में पूरा एक ही फैसला कर देना हमेशा के लिए? और चौथी बात जो आपकी उम्र में ज्यादा मैटर करती है, वो ये कि जब भी कोई फैसला हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं। और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सके। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया, लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को? यही तो साहस है, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूं, अपना ही बेटर वर्जन हूं। मुझे अपना ध्यान है कि मैं बचपन के दौर में घोर दक्षिणपंथी रहा हूं। विश्वविद्यालय में गया तो काफी हद तक वामपंथ का असर मेरे ऊपर हो गया, और आज मुझे लगता है कि वो दोनों रास्ते गलत थे। अपनी नजर क्यों नहीं होनी चाहिए, अपनी निगाह क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं क्यों किसी की निगाह के पीछे चलूं भाई? मैं क्यों किसी का फॉलोवर बनूं? अपनी निगाह से देखेंगे। ये कहने का साहस कि हाँ मैं गलत था, फिलोसफी की दुनिया में कांट एक बड़ा महान दार्शनिक हुआ है, बहुत महान। अगर मेरा सबसे प्रिय हो पश्चिम में तो कांट है। पहले वो रैशनलिज्म के रास्ते पर चला। रैशनलिज्म एक सेक्ट है, एक एम्पायरिसिज्म एक दूसरा सेक्ट है, बुद्धिवाद और अनुभववाद कहते हैं। वो बुद्धिवाद का दीवाना हो गया। इतने में एक अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम को उसने पढ़ा, पागल हो गया एकदम कि अरे यार यही सही है। फिर बुद्धिवाद के एक दार्शनिक को पढ़ा, बोला नहीं यार ये नहीं, ये सही है। फिर ह्यूम से उसने कुछ चीजें सीखी, फिर बोला नहीं यही सही है। पेंडुलम की तरह बेचारा इधर 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 इधर, और अंत में उसने घोषणा की दोनों गलत है, हम तो अपने रास्ते पर चलेंगे। और उसने उस रास्ते का नाम दिया समीक्षावाद या क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल फिलॉसफी। मैं क्यों किसी का पीछे लग्गू बनूं भाई? और 20th सेंचुरी में, कांट तो 18th सेंचुरी में हुआ, 20th सेंचुरी में एक आदमी विटगेंस्टीन, इतना प्यारा आदमी हुआ, कैम्ब्रिज से वो जुड़ा हुआ था, लुडविग विटगेंस्टीन उसका नाम था। और टाइम पत्रिका ने 20वीं सदी के सबसे महान 100 लोगों में उसको स्थान दिया। उसकी फिलॉसफी बहुत मुश्किल है, समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो जो रोचक बात उसके बारे में, उसने किताब लिखी, ट्रैक्टेटस नाम से किताब लिखी, बहुत फेमस हो गई किताब। इतनी फेमस हो गई कि उस किताब को बेस बनाकर फिलॉसफी में 2-3 स्कूल चल पड़े, पूरे पूरे सब उसके दीवाने हो गए। फिर वो घूमने चला गया, नदी के तट पे रहने लग गया, फिर वापस आए कुछ साल बाद और आके बोला कि मैंने उस किताब में जो भी लिखा था वो सब बकवास है, मैं खुद अपनी किताब को खारिज करता हूं। बाकी लोग बोले आप तो खारिज कर दोगे, हम तो उसी के बेस में पता नहीं कहां तक भवन बना चुके अपने अपने। उसने कहा नहीं, गलत है तो गलत है। मैंने बोला, उस समय वही समझ में आया, सब गलत है। और तब एक दूसरा सिद्धांत निकाला, अपने ही पहले सिद्धांत के खिलाफ दूसरा सिद्धांत। ये साहस कि जो मैंने फैसला किया है, एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट्स ऐसे मिले कि मुझे ही समझ में आ जाए कि फैसला गलत था। और गलत था तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं भाई? क्यों नहीं ईमानदारी से मान लूं कि हाँ एक गलती हुई, अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूं, मेरी राय पहले ये थी, अब मेरी राय ये है। और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी राय, कल को बदल सकती है। हाँ, ह्यूमन रिलेशंस में आप नहीं कर सकते ऐसा बार बार, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे तो कर ही सकते हैं।
और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज़्यादा हैं, अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। तो ये आज की चर्चा में जो करना चाह रहा था वो ये थी। आपके मन में कुछ सवाल इसको लेके उठ रहे हो तो पूछिए, उसको डिस्कस करें। जी बताइए। हेलो सर, मेरा नाम शिवशंकर शुक्ला है। सर, कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही अवसर पे निर्णय लेने पे लगे होते हैं और बहुत सारे अवसर सेम टाइम पे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। सरल भाषा में बोलो ना कि कई ऑफर आए हुए एक साथ और एक को चुनना है। मतलब जैसे लाइफ से ही रिलेटेड मान लीजिए, सेम टाइम पे जैसे बीटेक करें या फिर मेडिकल में जाएं या फिर बीए करें या ऐसे, मतलब बहुत सारे वो अवसर हो। और मान लीजिए हम एक निर्णय ले रहे हों और दूसरे, मतलब मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट है जहां बार बार चांस नहीं मिलेगा फैसला करने का, आज नहीं, ही जैसे फैसला मान करना लीजिए है। कि एक ही अवसर है, मतलब एक अवसर पे हम लगे हुए हैं एक ही निर्णय लेने में कि नहीं हम इसी पे सोचेंगे, और बहुत सारे और हमारे जो चांसेस हैं वो पीछे छूट गए। तो फिर इस एक साथ कैसे लेके चला जाए नहीं सब? नहीं, वो तो छूटेगा ही ना। बैठिए बैठिए, देखिए वो तो छूटेगा ही। एक अरस्तु का नाम सुना है आपने? उसने इससे बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो पोटेंशियलिटी बहुत होती है हमारे अंदर, एक्चुअलिटी कुछ भी नहीं होती है। यानी जैसे आप छोटा बच्चा है, क्या बनेगा? इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, प्लेयर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, जो चाहे बने। एक्चुअल में कुछ भी नहीं बना है। धीरे धीरे वो जिंदगी के फैसले लेगा। जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास के बाद उसने चुन लिया कि मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ूंगा। अब ह्यूमैनिटीज पढ़ते ही अब वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। अब वो हिस्टोरियन बन सकता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकता है, सोशियोलॉजिस्ट बन सकता है। जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते हैं पोटेंशियलिटी कम होने लगती है और एक्चुअलिटी बढ़ने लगती है। और आगे चल के आप एक स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो आपके पास एक दो ऑप्शन बचते हैं। ये तो जिंदगी का सामान्य नियम है ना आज के दौर में। करना यह है कि जब आप ऐसे जंक्शन पे खड़े हों, किसी मुहाने पे खड़े हैं जहां फैसला करना है, चौराहा है, फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है, या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। और जब ऐसे मामलों में दुविधा हो, बुद्धि की भी जरूरत है। जैसे 3 में से एक चुनना है, तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि यह फैसला ठीक नहीं होगा, आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी, मिनिमम मिस्टेक्स होंगी। और ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं कि जब भी दुविधा हो जीवन में, अंतरात्मा से फैसला लेना है। अंतरात्मा पर कभी विस्तार में बात करेंगे, अभी संकेत के रूप में। ठीक है जी, बताएं। नमस्ते सर। मेरा नमस्ते नाम कविता है सर। जी। सर, जैसे आपने इनपुट के बारे में बताया तो उससे रिलेटेड एक सवाल है सर। जैसे इनपुट पहले सर हम ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर कर बातचीत कर कर समझते थे। अभी सर उन इनपुट्स को हम कहीं ना कहीं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं। उसमें भी सर हम वीडियो में देखते हैं कि कौन सा 1 घंटे का है, कौन सा 30 मिनट का। बहुत छोटे से विकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब वो चीज़ और छोटी होकर शॉर्ट्स और रील्स में आ गई है। तो कहीं ना कहीं सर दिमाग उलझा रहता है कि कौन सा इनपुट है, मतलब एक सही इनपुट है। उसमें सर अपने दिमाग को किस तरीके से एक सृजन करे कि इनपुट में भी चीज़ें हमें क्लियर हो पाए। देखिए, इनपुट का जो मेरा तरीका है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी मुद्दे पर बात करनी है, जैसे जो हमने कहा हिजाब है, कोई मुद्दा है, उससे बात करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसमें लेफ्ट और राइट विंग के 5-5, 6-6 बढ़िया लेख अपने फ़ोन में सेव करता हूँ, फिर प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। कुछ बढ़िया लेख द हिंदू में मिलेंगे, कुछ आपको एक्सप्रेस में मिलेंगे,
ये लेफ्ट ओरिएंटेशन के अखबार हैं। जो राइट विंग के प्लेटफॉर्म्स हैं या अखबार हैं, कुछ अच्छे लेख, रिसर्च आर्टिकल्स वहाँ भी मिल जाएंगे। कोई पांचजन्य में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजर में भी हो सकता है, क्या अब तो कोई स्पेशल विशेषांक उसी पे निकला हो। तो पहले से ये नहीं मान लेना है कि ये तरफ सही है कि वो तरफ सही है। आप कम से कम बैलेंस करने वाले पर्सपेक्टिव्स को एक साथ प्रिंट आउट लेके धैर्य के साथ, क्योंकि उस पर आपको बात करनी है। छोटे मोटे मामलों में बहुत ज़रूरत नहीं होती कि आप 50 इनपुट्स लें। मामले की गंभीरता और महत्व के हिसाब से इनपुट्स की मात्रा तय होनी चाहिए। तो मेरा तरीका ये है, किसी विषय पर बात करने से पहले जितनी विचारधाराओं के पर्सपेक्टिव्स उस विषय पे हैं, उन सबकी तरफ से कम ऑथेंटिक 2-3 आर्टिकल्स पढूं, उनमें से सार निकालूं, ट्रक्स निकालूं, अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखूं कौन सा आर्गुमेंट किसका ठीक है, उन सब सही चीज़ों को मिला के अपनी एक राय डेवलप करूं। तो ठीक है, यूट्यूब के ज़माने में दिक्कत तो है ही सोशल मीडिया में, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा तो आप खुद, आपके अंदर से ये ज़रूरत आएगी कि आप टाइम दें उस पर। कभी मौका मिलेगा तो 2 शब्द केवल संकेत कर रहा हूँ। जो हमारा सोचने का तरीका है उसके लिए 2 शब्द चलते हैं, एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग होती है। कभी डिस्कस करेंगे कि हम कब सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, कब ह्यूरिस्टिक का। गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम ज़्यादा लोड नहीं लेते, इसी को ह्यूरिस्टिक बोल देते हैं। लेकिन जब कोई मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, तो हम अपने आप सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाते हैं और ठीक से टाइम इन्वेस्ट करते हैं फैसला करने से पहले। ये हम सब करते हैं, आप भी करती होंगी। और कोई सवाल आपके मन में? बाप रे, इतने सारे सवाल हैं, पूछिए पूछिए। गुड आफ्टरनून सर, इशिका दिस साइड। सर इशिका नाम है आपका? हाँ जी, इशिका। सर 2 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए हैं अभी इस पूरे लेक्चर में। सर जब हम ज़्यादा मतलब कि सजेशंस होती है तो सर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और मेरे पास ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, ज़्यादा इनपुट्स आ रहे हैं, तो मैं उसमें मतलब कि बेसिकली क्या मेरा डिसीजन रिलेटेड प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करती हूँ, या तो ऑल या फिर नथिंग, या तो ब्लैक या फिर वाइट, बट वहाँ मेरे पास बेसिकली सही रहता है कि इतने लिमिटेड ही रहेगा और इसी में ही मुझे करना है। बट मेरे पास अगर ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, इनपुट्स अगर ज़्यादा जगह से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग ये भी बताता होगा कि कौन सा इनपुट देने वाला व्यक्ति या चैनल या प्लेटफॉर्म कितना ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले अपने आसपास से उन व्यक्तियों और चैनल्स को थोड़ा दूर कीजिए जो बहुत ठोस बात करने से दूर रहते हैं। ऐसे होंगे आपके आसपास भी, मैं भी देखता हूँ। हम सबके दिमाग में फिल्टर लगा होता है। जैसे हंसी मजाक की बात में अगर कहूँ, जैसे जो स्टाफ में कुछ लोग हैं, कुछ की आदत होती है चीज़ों को बढ़ा के कहने की, कुछ की होती है कम करके कहने की। तो कुछ इंटरेक्शंस के बाद हमारे दिमाग में एक फिल्टर काम करने लगता है। जैसे कोई आके मुझे बोले कि सर बहुत अर्जेंसी है, मेरे पास मैसेज जैसे किसी का है कि सर बहुत अर्जेंट है, बात करनी है। 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो मुझे पता है कि इसकी अर्जेंसी भी ऐसी है कि 4-5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे, लिखेंगे कि बात करने की ज़रूरत है, समय हो तो बताइएगा। और मुझे पता है कि ये बोल नहीं रहा है, पर ये बहुत अर्जेंट बात है, इसलिए इसने ऐसा लिखा होगा। तो जिनके साथ आप संवाद में हैं, धीरे धीरे समझिए उनके व्यक्तित्व को कि कौन कितना ऑथेंटिक, कितना गहरा, कैसा व्यक्ति है। और ऐसे मामले में हमेशा ऐसे व्यक्ति को प्रेफरेंस दीजिए जो गहरी और समझदारी की बात करना जानते हैं। और ज़्यादा इनपुट्स होने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है, ये बात सही है। लेकिन विकल्प जब ज़्यादा होते हैं तो संभावना होती है कि आप सही विकल्प तक और अच्छे से पहुंच पाएंगे। कन्फ्यूज़न होगा इसलिए विकल्प कम कर दें, वो ठीक बात नहीं है ना। निर्णय की प्रक्रिया बेहतर बने, वो बेहतर बात है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिसीजंस पहले से भी ले चुके होते हैं, बट फिर भी हम एक सजेशन के लिए जाते हैं, तो उस केस में ऐसा कभी कभी नहीं होता, आमतौर पे होता है। आमतौर पे फैसला पहले हो चुका होता है, फिर हम सजेशन के लिए क्यों जाते हैं? इसकी 2 वजह हैं। एक तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आप दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो सबकी बात सुनने के बाद फैसला करती हूँ, जबकि फैसला आप कर चुके हैं। एक तो इसलिए कि आप सबके सामने कह सके देखो मैंने कितना सोच के फैसला लिया, मैं तो इनसे भी राय ली, उनसे भी राय ली। एक तो मन में ये भाव रहता है। कभी कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया।
कभी कभी इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीख करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तुम सुधार ले। दूसरी बात है तो बढ़िया है, पहली बात है तो वो केवल इसलिए है कि आप सबको जस्टिफाई कर सके कि देखो मैंने तो पूछा था, इतनी बात है। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। मेरा नाम मदन मोहन है सर। और आपने इमैनुअल कांट की बात की कि उन्होंने जो भी चीज़ें फॉलो की, अपनी ही बुक को उन्होंने खारिज किया और फिर से एक नया सिद्धांत दिया जो भी था। हम भी उसी समय में एक जो दौर है कि हमें बहुत सारे डिसीजन लेने हैं और हम लेना भी चाहते हैं, कई लेते हैं उसमें फेल भी हुए। तो जब फेल होते हैं तो कभी लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें जो है आलोचना से और सारी चीज़ें से कह रहा है, हम जानते हैं कि हो सकता है वो सही न हो, हम खुद भी अपने आप को आंकते हैं कि नहीं हम उससे तो बेटर थे, लेकिन वो हमें सीख दे रहा है। लेकिन जब ऐसे डिसीजन 4-5 बार हम फेल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो रहा है, तो एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि नहीं, हो सकता है हम उसके मुंह पे कह दें कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अकेले में सोचते हैं तो ये लगता है कि हाँ नहीं, कहीं गलती नहीं हो रही है। तो फिर जब अगली बार हमें क्रांति करनी है, नई लानी है, तो हिम्मत कैसे लाएंगे और वो डिसीजन कैसे हो कि कैसे परखें कि नहीं यहाँ से था, जो उन्होंने आलोचना की, जो कहा या कुछ लोगों ने सजेशन दिया, हो सकता है कभी 10% आपको तारीफ भी मिल गई, हाँ ठीक है चलो अच्छा किया तुमने। तो वो उस बीच में कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाएं? अगर आपने 4-5 फैसले किए जो गलत साबित हुए, जी तो पहले तो इस अहंकार से बाहर निकल जाइए कि सबसे अच्छा फैसला मैं ही करता हूँ, है ना। ये हो सकता है कि सच में आप गलती कर रहे हो, यस सर, इनपुट्स कम हो या ऑब्जेक्टिविटी कम हो, ये हो सकता है ना। यस सर, दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है लेकिन उसकी भाषा चुभती हुई है, हाँ। तो भाषा को साइड में कर दीजिए, बात को समझ लीजिए। अगर बात में दम है, भाई कोई चुभती हुई भाषा में सलाह दे पर सलाह अच्छी दे, तो भाषा साइड में कर दीजिए, सलाह ले लीजिए। जी। कोई मीठी भाषा में बकवास कर रहा है तो दूर कीजिए, केवल भाषा सुनिए, मस्त रहिए, क्या मतलब है ना। सार को गही रखे, वो तो करना ही पड़ेगा ना, सार निकालना पड़ेगा। यस, तो यदि ये 3-4 फैसले गलत हुए तो विनम्रता से मान सकते हैं कि शायद हमने कोई गलती की होगी। और यदि कोई सलाह अच्छी दे रहा है तो उस सलाह का उतना हिस्सा स्वीकार करने में कोई हर्ज भी नहीं है। यस सर, और लोग क्या कहेंगे इसका बहुत ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छी सलाह है तो बेशक लोग कहें कि देखो इसकी नकल मार ली, कोई बात नहीं, जी, अपना फैसला लेके आगे बढ़िए। और आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तो बेहतर है कि जो सबसे सही फैसला है वो चुनिए, और लोग क्या कहेंगे मतलब मैं एक तकिया कलाम मेरा है, जी, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो उनको सोचने दो, अपना जो ठीक लगता है वो कीजिए। ठीक है, ठीक। बैठिए बैठिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रेखा वर्मा है। सर, जैसे कि आपने बताया कि कांट ने अपनी ही पुस्तक को खारिज कर दिया था। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी भी मुद्दे पर या किसी भी बात पर एक स्थिरता सामाजिक साख से जोड़ी जाती है कि ये व्यक्ति विश्वसनीय है, अपनी बात पर अड़िग रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेसन हम लोग सोचते हैं वही परिष्करण वाला सिद्धांत कि ये चीज़ ठीक है, अनुभव से गलत मिली है, आगे इसको और बेहतर करते हैं। और अगर ये ऐसा बार बार हो रहा है तो क्या उस सामाजिक साख को हम कैसे काउंटर करें? मैंने पहले ही कहा था कि पर्सनल रिलेशंस में ये बात लागू नहीं होती है। मैं सामाजिक संबंधों के हाँ, संदर्भ में मैं बात कर उसी की बात कर रहा हूँ। संबंधों के मामले में यदि आप बार बार खारिज कर रहे हैं तो इसमें सच में ये खतरा है कि आपको एक सही व्यक्ति के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि बचपन की बात अलग है, मैच्योर होने के बाद जब आप संबंध अपने चुनते हैं तो ये अपेक्षा की जाती है कि आपने सोच समझ के चुना होगा। एक आध गलती हो सकती है, लेकिन बार बार होगी तो इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस में मिस्टेक्स हो रही हैं। यहाँ तो बात है विचारों की। अगर आप कहें कि मैंने पिछली बार इस पार्टी को वोट दिया था लेकिन इस बीच में मुझे लगा कि मेरा फैसला गलत था, इसलिए मैं इस बार इस पार्टी को वोट दूंगा, मुझे नहीं लगता कोई आपकी साख इससे खत्म होने वाली है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर आपके फैसले क्या हैं, अगर वो बदल रहे हैं और तथ्यों के साथ बदल रहे हैं, आप समझा सकते हैं लोगों को कि मैंने क्यों अपनी राय बदली, तो इससे आपकी राय, आपके बारे में साख बेहतर ही बनेगी, खराब नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, पर्सनल सोशल रिलेशनशिप्स में बहुत फ्लक्चुएशंस अगर हैं तो ये संकेत है कि आप बहुत स्थिर मन से नहीं सोच पा रही हैं, वो बात सही भी है। तो मैंने पहले ही कहा था कि रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, ये विचारों की बात है, मुद्दों की बात है। मुद्दों के मामले में आपकी राय समय के साथ बदले, तथ्यों के साथ बदले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है। तब तो फिर सर जैसा कि समझाना होगा, अपना पक्ष रखना होगा, तो क्या हम फिर उसी प्रोसेस में फंसे रहेंगे? फिर अपना नहीं, परिश्रम हम कैसे तो करेंगे? फिर और एक बिंदु वो आता है जब आपको इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर साख की बात ही क्यों करनी।
जैसे मेरी साख मेरे इलाके में शून्य है इस मामले में, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मैं इतना क्यों सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं निश्चिंत हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है।